हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस वक्त भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आगे पीछे लगा देना। अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और अगर रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 उसमें हम ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे और ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें भी टॉपिक हम लेते हैं ओम्स लॉ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। और मैं हूं राजेंद्र पटेल एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विद राजेंद्र सर। चलिए, तो ओम्स लॉ, तो इन 1828 ओम्स, जॉर्ज ओम, उन्होंने रिलेशन बताया करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। उन्होंने क्या बताया? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में एक रिलेशन बताया और उसी रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसकी बात करें तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने क्या रिलेशन बताया उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली बात करें तो उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कंडक्टर है, मान लो। कंडक्टर को उन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर लगा दिया एक एमीटर। यहाँ पर मान लो कि एमीटर है और यहाँ पर लगा दिया उन्होंने वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर मान लो कि वेरिएबल बैटरी है सपोज, तो बैटरी के वोल्टेज चेंज किए, पोटेंशियल को चेंज किया तो करंट भी चेंज होगा। तो उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल करके ये प्रूव कर दिया कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ रिलेशन है और वो जो रिलेशन बताया उसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। तो चलिए पहले हम उनका जो स्टेटमेंट है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अंडर सम फिजिकल कंडीशन अब फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। हम डिटेल में उसकी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ब्रैकेट में टेम्परेचर एंड अदर सम क्वांटिटी remain unchanged अंडर सम फिजिकल कंडीशन में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरी भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor, electric current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across
इट्स एंड्स, अक्रॉस इट्स एंड्स, मतलब ये जो तो कंडक्टर के एंड है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब करंट जो है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। मैथमेटिकली लिखे हम, तो मैथमेटिकली लिखे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज एंड जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक करंट, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम यहाँ कांस्टेंट पुटअप करें तो V बराबर क्या हो जाएगा RI। तो ये R क्या है, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस, ये जो कंडक्टर लिया है हमने वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। अंडर सम फिजिकल कंडीशन, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, टेम्परेचर एंड अदर सम क्वांटिटीज वो जो है वो अनचेंज होनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मैथमेटिकली लिखो तो V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RI। अगर हम ग्राफ बनाए V वर्सेस करंट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का, तो कैसा मिलेगा, लीनियर, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा करंट भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया ये पूरा। चलो यहाँ पर अब हम थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए रेजिस्टेंस में क्या है, तो पहले रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय I, R। सिंबल की बात करें, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रजिस्टर, सिंबल की बात करें तो उसका सिंबल कुछ ऐसा है। अगर फिक्स है तो फिक्स रजिस्टर है तो सिंबल कुछ ऐसा है, अगर वेरिएबल है तो सिंबल कुछ ऐसा है। वेरिएबल रजिस्टर की हम बात करें तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा है। अब रजिस्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप बोलोगे कि सर आगे आपने तो रजिस्टेंस वर्ड यूज किया था, यहाँ पर रजिस्टर क्या आया, तो रजिस्टर मतलब डिवाइस, रजिस्टर क्या है, डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या है, वो डिवाइस की क्वांटिटी है, वो डिवाइस की पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और डिवाइस को क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर जब भी हम सर्किट में जितने भी, अगर हमें ड्रॉ करना है सर्किट, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट आते हैं, मान लो कि रेजिस्टेंस इज वन टाइप ऑफ डिवाइस या फिर कंपोनेंट, तो उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम ये सिंबल का यूज करेंगे। अगर आपको बैटरी ड्रॉ करनी है तो बैटरी का सिंबल आपको पता है, अगर ए मीटर का ड्रॉ करना है तो ए मीटर का सिंबल आपको पता है, वोल्ट मीटर ड्रॉ करना है तो वोल्ट मीटर का सिंबल पता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ये जो है वो रजिस्टर का सिंबल है। अगर कोई सर्किट में रजिस्टर आता है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM। जो ओम साहब थे उनके नाम के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका यूनिट रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होगा, ओम, और उसका सिंबल जो है वो कुछ ऐसे है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे यूनिट की बात करें तो अभी हमने मैथमेटिकली ओम्स लॉ में क्या लिखा था, V इज इक्वल टू RI। अगर R को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अगर R बराबर V अपॉन I है, लेकिन आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस का दूसरा यूनिट जो होगा वो क्या होगा भाई, दूसरा यूनिट लिखे हम तो वोल्ट पर एम्पियर भी आप बोल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका बना सकते हो। क्लियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम, एंड उसका दूसरा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट और एम्पियर। लिख दो चलो ये फटाफट।
चलिए लिख दिया। अब बात करते हैं हम उसके फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। फैक्टर्स affecting on resistance। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो लेंथ। फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा भाई? लेंथ। लेंथ मतलब क्या कि अगर कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर, 3D में बनाया तो मान लो कि ऐसा कुछ है। चलो ये मान लो कि कोई कंडक्टिंग रॉड है या फिर कंडक्टिंग वायर है, इसका लेंथ अगर L है, तो अगर इसकी लेंथ आप बढ़ाते हो तो ऐसा प्रूव हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो भी बढ़ेगा। अगर इसकी लेंथ डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ किसकी, लेकिन कंडक्टर की या फिर जिसके रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। लेंथ अगर डबल करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दूसरा एरिया की बात करें हम, एरिया, तो यहाँ पर ये मान लो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो है वो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा रेजिस्टेंस, कि अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपने मान लो कि इसको बीच में से कट कर दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a/2 हो जाएगा, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया a/2 हो जाएगा। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। और तीसरा जो है वो मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, आपने जो भी मटेरियल यूज किया है उस पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, मान लो कि ये कॉपर का टुकड़ा है, सपोज लेंथ एरिया कॉपर का इतना है, सेम लेंथ सेम एरिया अगर मैं एल्यूमिनियम का लेता हूं तो दूसरा अगर एल्यूमिनियम का ही टुकड़ा ऐसा ही है, सेम एरिया सेम लेंथ, फिर भी उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो देखो आप बोलोगे कि सर लेंथ और एरिया तो सेम है तो रेजिस्टेंस में चेंज क्यों आया? बिकॉज ऑफ चेंज इन मटेरियल। जैसे आप मटेरियल में चेंज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंडेंट है। वन इज द लेंथ, सेकंड वन इज द एरिया एंड थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एल पर भी डिपेंडेंट है, ए पर भी ऐसे डिपेंडेंट है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल बाय ए। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अगर यहाँ पर मैं कांस्टेंट पुट अप करता हूँ तो क्या हो जाएगा? रो एल बाय ए। अब ये कांस्टेंट को मैंने नाम दिया रो, और रो जो है वो क्या है भाई? रो जो है क्या है? रेजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। रो क्या है भाई? रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो यहाँ पर रो को हम बोलेंगे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले ये लिख दो। आप लिख दिया हो तो इसको मिटा दे हम। ये समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। चलो सबने लिख दिया होगा, मिटाए। चलो अब यहां पर समझो कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए मिला हमें,
R इज इक्वल टू क्या मिला हमें, रो एल बाय ए। तो यहाँ पर रो को सब्जेक्ट बनाए हम, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो आर का यूनिट क्या था भाई, ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, एम्पियर का क्या था, मीटर, अरे सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का कितना होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो क्या रहेगा, मीटर। तो हम एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, SI unit of resistivity is ohm into meter. SI unit of resistivity is ohm into meter. चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। अब समझो पहले कि जैसे रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पर डिपेंडेंट है। डायमेंशन मतलब लेंथ बोलो, एरिया बोलो। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल करवाता हूँ और आपको पता भी चलेगा कि कब हम कौन से लेंथ लेंगे, समझना पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए ये आपने लिख दिया होगा, ओके। चलो अब मैं यहाँ पर एक अच्छा सा फिगर बनाता हूँ। चलिए ये मान लो कि ए है, ये मान लो कि बी है और ये मान लो कि सी है। ये कितना है साइड ए, ये बी है, ये सी है। चलो अगर हम बैटरी को ऐसे अप्लाई करते हैं, अगर हम बैटरी को ऐसे अप्लाई करते हैं, क्लियर, बैटरी को अगर हम ऐसे अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, इस तरफ होगी। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरफ होगी। तो इसमें लेंथ कितना होगा एंड एरिया कितना होगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए तो लेंथ यहाँ पर तो दी नहीं है, एरिया भी नहीं दिया है और आपको बोल दिया है कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, या फिर जब ऐसे करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, चलिए अब समझो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है। मान लो कि मैंने एक सा टुकड़ा लिया है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो ये एंड हो गया, जिसको अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, ये एंड हो गया। तो ये क्या है भाई, लेंथ है, और ये जो मिलेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर समझो कि अगर करंट ऐसे जाता है तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसी को हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, समझना पूरा। तो ये हो गया लेंथ। तो यहाँ पर L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। L बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, A लिख सकते हैं। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में ये B है, ये क्या है, B है, और वर्टिकल में क्या है, C है, हाइट मतलब। तो ये B, अरे ये C, ये B, तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया B और C का। तो उसका एरिया कितना होगा, BC होगा। तो एरिया कितना मिला भाई, BC। तो रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, RL बाय A। रो L की जगह A लिखेंगे और BC लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो R बराबर उस वक्त हम क्या लेंगे, रो A डिवाइड बाय BC। चलो अब मैं अगर बैटरी को ऐसे कनेक्ट करता हूँ, अब मैं बैटरी को कुछ ऐसे कनेक्ट करता हूँ, चलिए बैटरी को ना कुछ ऐसे कनेक्ट किया, मतलब करंट सीधा ऐसे जाएगा। करंट कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा। चलिए अब यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, तो लेंथ कितनी होगी, सोच कर बताओ, सोच कर बताओ, सोच कर बताओ। तो लेंथ कितनी होगी, C हो जाएगी, वेरी गुड। चलो एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया मान लो कि ऐसे जा रहा है भाई, तो ये कितना है, A है, और ये आगे वाला कितना है, B। ऐसे जा रहा है पूरा करंट, तो ये कितना है, A है, ये कितना है, B है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मिलेगा, AB। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो कितना मिलेगा, AB। तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, R बराबर रो C डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AB।
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे हम ये जो डायमेंशन है वो चेंज करते हैं तो आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और उसी डायरेक्शन को हम लेंथ लेंगे और बाकी का जो सामने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो लिख दिया सबने ये, ओके। चलो अब थोड़ी बहुत बात करते हैं रजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट जो था उसमें। तो अगर यहां पर समझो कि रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हम डिटेल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर दूं रजिस्टिविटी में। तो समझो कि अगर कोई टुकड़ा ऐसा है, मान लो, समझना पूरा कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई टुकड़ा ऐसा है, ये कॉपर का टुकड़ा है, सपोज किसका है भाई, कॉपर। अब इसकी लेंथ एल है मान लो, और ये जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब इसका रजिस्टिविटी जो होगा वो फिक्स होगा। मटेरियल की रजिस्टिविटी फिक्स होती है कब तक, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब तक। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है तब मटेरियल की रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर रजिस्टिविटी आप जानते हो, रजिस्टिविटी जो है वो नॉन है कि रजिस्टिविटी की वैल्यू आपको पता है। अब एक कंपनी जो है वो कॉपर वाला रेजिस्टेंस बनाती है सपोज, तो कॉपर का ये जो टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस उसको मिला x सपोज, क्लियर। मतलब ये टुकड़ा का रेजिस्टेंस उसने पता कर लिया। अब उसके पास दूसरा टुकड़ा आया, तो दूसरा टुकड़ा जब आया उसकी लेंथ बदल गई, मान लो कि कुछ ऐसे हो गई। दूसरा टुकड़ा है उसकी लेंथ कुछ ऐसे हो गई, चेंज कर दिया, तो फिर से उसको पूरा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर से उसको पूरा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसमें। तो क्या किया भाई कि R बराबर रो एल बाय ए, R बराबर क्या है हमारे पास, रो एल बाय ए। अगर हम रो जानते हैं, रो तो हमें पता है, मैंने अभी लिखा है कि नॉन है, और कॉपर है, कॉपर का टुकड़ा है, उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कुछ कुछ है, तो वो टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी की वैल्यू हम जानते हैं। अब ये टुकड़े का लेंथ अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने भी टुकड़े हो, मान लो कि 100 ऐसे कॉपर के टुकड़े हो, लेकिन अगर हमें हर एक टुकड़े का लेंथ एंड एरिया पता है तो हम हर एक टुकड़े का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फटाफट ये कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि ये टुकड़े का लेंथ आपको पता है, ये रो तो पता ही है, वैसे ये टुकड़े का लेंथ मान लो कि L1 पता है, इसका एरिया पता है, इसमें पुटअप कर दो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दूसरा टुकड़ा दे दिया आपको, उसका लेंथ पता है, उसका एरिया पता है, फटाफट इसमें पुटअप कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है फ्रॉम रजिस्टिविटी, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो रजिस्टिविटी जो है वो ओनली फॉर, एक तो मटेरियल पर डिपेंडेंट है और दूसरा आप बोल सकते हो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। दूसरा मटेरियल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे रजिस्टिविटी चेंज होगी रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और तीसरा डायमेंशन में लेंथ और एरिया दोनों आ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ एंड एरिया पर भी डिपेंडेंट है। रजिस्टिविटी जो है वो लेंथ एंड एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है। आप कॉपर का टुकड़ा इतना लो या फिर इतना लो, दोनों की रजिस्टिविटी सेम ही है। कब, जब दोनों कॉपर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है तब। ये समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब अभी तक हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। R इज इक्वल टू क्या है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लो कि ये कोई वायर का टुकड़ा है, कोई वायर का टुकड़ा है, इसको अगर आप स्ट्रेच करते हो, कोई वायर का टुकड़ा है उसको अगर आप स्ट्रेच करते हो तो क्या होगा, लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। लेंथ में जैसे इंक्रीमेंट आता है तो साथों साथ एरिया में डिक्रीमेंट भी आएगा, क्योंकि जैसे आप ऐसे खींचोगे
तो वायर थोड़ा पतला हो जाएगा। क्लियर? तो लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो एरिया जो होगा वो भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आप इसको कितना, मान लो कि ऐसे हमने खींच लिया तो इसका जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखो एरिया थोड़ा ज़्यादा है, लेंथ कम है, लेंथ मैंने ज़्यादा कर दी तो एरिया कम हो जाएगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम है लेंथ और एरिया का L1 A1, तो ये वॉल्यूम जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो क्या चेंज नहीं होगा? अगर आप स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो तो किसमें चेंज नहीं आएगा? वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपको ओनली फॉर ऐसा पूछा है कि लेंथ में चेंज हो रहा है, आपको एरिया नहीं दिया है, मान लो कि लेंथ हमने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? तो अगर आपको लेंथ ही दिया है, एरिया नहीं दिया है, तब आपको एरिया को रिमूव करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्ट्रेच वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेंथ एंड एरिया दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि L अगर चेंज होता है तो एरिया भी चेंज होगा। तो हमें ये दोनों में से किसी एक को रिमूव करना पड़े। अगर आपको लेंथ दिया है तो एरिया को रिमूव करना पड़े, अगर आपको एरिया दिया है तो लेंथ को रिमूव करना पड़े। तो एरिया को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पर मैं रो L/A तो है ही, यहाँ पर मैं L के साथ मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? रो L², एरिया इंटू लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो R बराबर रो L² बाय वॉल्यूम। रो मतलब रजिस्टिविटी पर्टिकुलर मटेरियल की। मान लो कि कॉपर का टुकड़ा है तो कॉपर के वायर को आप कितना भी खींचो उसकी रजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। रजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू L²। R प्रोपोर्शनल टू L²। मतलब जब अगर आपको ओनली फॉर लेंथ दिया है और उसमें से आपको रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा वो फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सेम थिंग अगर हम वॉल्यूम की अरे एरिया की बात करें तो R इज इक्वल टू रो L/A। अगर हमें लेंथ रिमूव करना है तो नीचे ऊपर एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? एरिया स्क्वायर हो जाएगा। R बराबर यहाँ पर रो भी कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू 1/E² हो जाएगा। ये समझ में आ गया पूरा? तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो भी आपको आने चाहिए। तो जब भी ओनली फॉर लेंथ में चेंज आता है और आपको रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा वो फाइंड आउट करना है तो आप R प्रोपोर्शनल टू L² वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको एरिया दिया है और उसमें से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा या फिर नया रेजिस्टेंस कितना मिलेगा ऐसा फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। चलिए इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अ रजिस्टिव वायर इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 100% ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस डिक्रीज इन डायमीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है कि रजिस्टिव वायर को इंक्रीज करना है 100%, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए? 100%। और साथों साथ क्या होगा? ऑब्वियसली उसका डायमीटर डिक्रीज होगा, मतलब एरिया भी डिक्रीज होगा। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। अगर हम कोई वायर को 100% जितना स्ट्रेच कर देते हैं तो उसमें उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा वही हमें फाइंड आउट करना है। समझो, अगर आप लेंथ को 100% स्ट्रेच करते हो तो अगर ओरिजिनल लेंथ जो है मान लो कि L1 अगर L है तो या फिर L1 बराबर L है तो L2 कितना हो जाएगा? 2L, क्योंकि L थी और 100% आपने उसको इंक्रीज किया, स्ट्रेच किया, तो दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा? 2L। तो L1 L है, अगर इनिशियल लेंथ जो है वो L है, आपने उसको 100% इंक्रीज किया, स्ट्रेच किया, तो जो नया लेंथ हो जाएगा वायर का वो डबल हो जाएगा, मतलब L2 बराबर कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो हमें R फाइंड आउट करना है। चलो, पहले जब लेंथ ओरिजिनल L थी तब रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R इज इक्वल टू
R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी। यहाँ पर मैंने रो एल स्क्वायर बाई वी इसलिए लिखा है क्योंकि रो एंड वी कांस्टेंट है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब लेंथ वाला क्वेश्चन आए तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, हमें एरिया को रिमूव कर देना है। तो R बराबर रो एल स्क्वायर बाई वी, ये हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब R1 आप लिख सकते हो। अगर R2 की बात करें अगर हम R2 की बात करें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, रो L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। यहाँ पर L2 कितना है 2L उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई वी, तो कितना मिल जाएगा 4, 2 स्क्वायर मतलब 4 रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। तो रो L स्क्वायर डिवाइड बाई वी क्या है लेकिन R1, तो आप 4R1 लिख सकते हो, किसके बराबर, R2 के बराबर। ये समझ में आ गया पूरा। हमें चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस is equal to डेल्टा R डिवाइडेड बाय R1 मतलब ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज डेल्टा R मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर मैं डेल्टा R पर लिख देता हूँ। डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। R2 कितना है भाई 4R1 माइनस R1 कितना हो जाएगा 3R1। तो डेल्टा R कितना मिला हमें 3R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय 100%। R1 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा 300%। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया 300%। तो अगर लेंथ में आप 100% इंक्रीज करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो वायर को 100%, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा 300% रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया पूरा। लिख दो चलो फटाफट, चलो मिटाए अब। नेक्स्ट एग्जांपल, now another example based on resistance. Two wires of equal length, one of aluminium and other of copper, have the same resistance. Which of the two wires is lighter? यहाँ पर रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम का दिया है, रेजिस्टिविटी कॉपर का दिया है, डेंसिटी एल्यूमिनियम का दिया है, डेंसिटी कॉपर का दिया है। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं पहले। हमें दो वायर दिए हैं जिसका लेंथ इक्वल है, उसमें एक वायर है जो एल्यूमिनियम का है, दूसरा जो वायर है वो किसका है कॉपर का है। दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, समझना। दोनों वायर, मान लो कि एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर भी ऐसा ही है, सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम। फर्क किसमें आएगा रेजिस्टिविटी में। तो कौन सा वायर जो होगा वो लाइटर होगा। दोनों की लेंथ सेम है, तो दोनों में से हल्का कौन होगा, लाइटर कौन होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। डेंसिटी और रेजिस्टिविटी आपको दी गई है। अब पहले कंडीशन समझ लेते हैं। समझो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हम देखें तो L कॉपर एंड L एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ कॉपर लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम सेम है। सेम थिंग RCU एंड R एल्यूमिनियम भी सेम है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम दोनों सेम है। हमें कौन सा लाइटर है वो तय करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है, उसके हिसाब से हमें पता चल गया है। अगर मान लो कि कॉपर का मास जो है वो ज़्यादा आता है और एल्यूमिनियम का मास अगर कम आता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो लाइटर होगा कॉपर से। या फिर अगर कॉपर का मास कम आता है तो कॉपर लाइटर होगा। तो अगर कौन भारी है कौन हल्का है वो तय करने के लिए हमें मास की कंपैरिजन करने पड़े या फिर मास फाइंड आउट करना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझो यहाँ पर
R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा भाई, आर रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी। मैंने आपको आगे भी समझा दिया, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी। अब हमें क्या लाना है, मास। तो देखो डेंसिटी डी बराबर क्या होगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी डी बराबर क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर वही लिखते हैं हम, तो R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखेंगे, m डिवाइड बाय डी है तो d यहाँ पर आ जाएगा। अब समझो R जो है, अगर मैं हम यहाँ पर एल स्क्वायर को लिख दे, एल स्क्वायर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों का सेम है, रजिस्टर्स भी दोनों का सेम है। तो मैं यहाँ पर m को सब्जेक्ट बनाऊं तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r। अब समझो यहाँ पर l जो है वो दोनों का सेम है, मतलब l जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने दोनों वायर के जो टुकड़े हैं वो सेम लेंथ पर लिए हैं, तो L पर कोई चेंज आएगा नहीं मास पर। रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल टू रो इंटू डी। चलो m प्रोपोर्शनल टू रो इंटू डी, तो m cu अपॉन m एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो cu DCU डिवाइडेड बाय रो AL DAL। रो सी कितना दिया है आपको, 1.72 इंटू 10 पावर माइनस 8। DCU कितना है, 8.9। रो AL कितना दिया है, 2.63 इंटू 10 पावर माइनस 8। एंड DAL कितना दिया है, 2.7। अब इसका करोगे आप तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.2। तो यहाँ पर आप समझो कि MCU डिवाइडेड बाय MAL कितना मिला, 2.2। तो MCU बराबर क्या हो जाएगा, 2.2 MAL। मतलब कॉपर का मास एल्यूमिनियम के मास से 2.2 गुना ज्यादा है। कॉपर का मास एल्यूमिनियम के मास से 2.2 गुना ज्यादा है, मतलब कॉपर भारी है, तो लाइटर कौन हुआ, एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो एल्यूमिनियम, टू वायर में से कौन सा लाइटर हुआ, एल्यूमिनियम वायर। सो एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर। और एल्यूमिनियम वायर जो है वो लाइटर होने की वजह से जो ओवरहेड केबल है, ओवरहेड केबल में जनरली कौन से मटेरियल का यूज होता है, एल्यूमिनियम का, क्योंकि आप जो जीबी के जो वायर होते हैं, ओवरहेड केबल जो है उसमें एल्यूमिनियम के वायर का इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर सेम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमें सेम ही रखना है, लेंथ भी सेम रखना है, तो अगर कॉपर का वायर का यूज करें तो वो भारी हो जाएगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तो अगर कॉपर वायर यूज करते हैं तो वो ऐसे नीचे गिर जाने की संभावना है। तो एल्यूमिनियम का वायर जो है वो लाइटर होने की वजह से वो ओवरहेड पर टिका रहता है। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम वायर इज यूज इन ओवरहेड केबल। ये समझ में आ गया आपको, लिख दो। चलो तो चलिए आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेकर आपके साथ मिलेंगे। गुड डे।